बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स आती हैं। अब तक आपने इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज पढ़ी वो होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है? मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, यानी कि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजिंग आती है जिसका असर इंटरनल एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है। सो आपकी बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती है, कोशिश करती है कि जो चेंजिंग आ रही है वो बैलेंस हो जाए और आपका एक फिक्स इंटरनल एनवायरनमेंट कायम रहे। इसको आप कहते हो होम्योस्टेसिस। इसमें 3 मामले होते हैं। पानी को मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है, और टेम्परेचर को मेंटेन करना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। फिर हमने फीडबैक मैकेनिज्म देखा, क्या होता है फीडबैक मैकेनिज्म, और उसकी तो 2 टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फीडबैक, इनको देखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज पढ़ी वो थी प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह कैसे होती है, यानी होम्योस्टेसिस कैसे होता है। तो हमने देखा कि प्लांट में ऑस्मो रेगुलेशन के एतबार से 3 टाइप्स होती हैं, 4 टाइप सॉरी, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स। चारों कैटेगरी में कौन होते हैं ये पौधे कौन होते हैं, इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और किस तरह ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। उसके बाद हमने देखा प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है और प्लांट में थर्मो रेगुलेशन कैसे होता है। तो प्लांट हमारा वाइंड अप हो गया। प्लांट में हमने तीनों मामले देख लिए, ऑस्मो रेगुलेशन भी, एक्सक्रीशन भी और थर्मो रेगुलेशन भी। फिर हम एनिमल्स पर आए। एनिमल्स में सबसे पहले एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन जो है वो काफी सिमिलर होते हैं, यानी मिला हुआ होता है, क्योंकि जो चीज ज्यादा होगी और एनिमल क्या करेगा, उस बॉडी उस चीज को ज्यादा निकाल देगा। जो चीज कम होगी और एनिमल कोशिश करेगा उसको कम निकाले। तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन मिला हुआ है। तो एनिमल्स में हमने ऑस्मो रेगुलेशन देखा जी। सबसे पहले हमने एक्वेटिक एनिमल्स की बात की। एक्वेटिक एनिमल्स में हमने देखा कि जी जो हमारे पास फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, वो कैसे ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करते हैं। फिर हमने मेराइन वाटर के एनिमल्स को देखा। हमने देखा मेराइन वाटर के जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करते हैं। और उसके बाद फिर हमने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में देखा कि जी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक एनिमल्स हैं वो किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तीनों के अंदर हमने ऑस्मो रेगुलेशन देखा, यानी फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ह्यूमन को हमने नहीं देखा क्योंकि ह्यूमन हमने बिल्कुल सेपरेट पढ़ना है। फिर ऑस्मो रेगुलेशन के बाद आया बात किसकी, एक्सक्रीशन की। सो एक्सक्रीशन के अंदर हमने जो है वो किन किन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा। हाइड्रा का एक्सक्रीशन देखा हमने, वो किस तरह एक्सक्रीट करता है। प्लेनेरिया का देखा, कॉकरोच का देखा और अर्थवर्म का देखा। इन एनिमल्स का हमने एक्सक्रीशन देखा कि ये अपनी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको कैसे फिल्टर करते हैं और कैसे उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। बाकी के जो एनिमल्स हैं उनमें थर्मो रेगुलेशन हमारे पास नहीं है। सिर्फ हमें दो बाकी एनिमल्स का ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन देखना है जी। थर्मो रेगुलेशन हमारे पास सिलेबस में नहीं है, तो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहेंगे जी, कर लेंगे उसका डिस्कशन एंड में। फिर हमने बात की ह्यूमंस की। ह्यूमंस में हमें तीनों एस्पेक्ट देखना है जी, ऑस्मो रेगुलेशन भी देखना है, एक्सक्रीशन भी देखना है और थर्मो रेगुलेशन भी देखना है। हम पहले बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन की, और मैंने आपको बताया था कि इंसानों में ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन एक लिहाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक्सक्रीशन का मतलब होता है जी चीजों को बाहर निकालना। एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, चीजों को बाहर निकालना। अब ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है जी, चीजों को मेंटेन करना, पानी में जो सॉल्ट वगैरह डिजोल्व है उनको मेंटेन करना। सो अगर आपके पास कोई सॉल्ट ज्यादा है तो आप क्या करोगे, आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको ज्यादा एक्सक्रीट कर देगी, उसका एक्सक्रीशन ज्यादा होगा, मेंटेन हो जाएगा। अगर आपके पास चीज कम है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको कम एक्सक्रीट करेगी। मिसाल के तौर पे हमारी जो बॉडी है वो यूरिन पास आउट करती है। एक्सक्रीशन किस चीज का होता है, यूरिन का। अब यूरिन में मुख्तलिफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जा रहे होते हैं जी, ये लिस्ट बनाई हुई हमने, सॉल्ट, ग्लूकोज वगैरह सब। अब सपोज करें आपके पास आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो अब क्या होगा कि जी आपके सॉल्ट की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो अब हमारे यूरिन में ज्यादा सॉल्ट एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और हमारे सॉल्ट का लेवल मेंटेन हो जाएगा जी, ऑस्मो रेगुलेशन हो गया। इसी तरह अगर हमारी बॉडी में सॉल्ट कम है तो फिर हमारे जो यूरिन होगा ना उसमें फिर सॉल्ट की मिकदार कम फिल्टर होगी। यूरिन के अंदर हमारे पास सॉल्ट कम होगा और जब हमारा यूरिन पास आउट होगा तो सॉल्ट भी कम जाएगा। सो ऐसे हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन हो रही होगी। इसी तरह पानी का मामला है।
अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी होता है तो फिर यूरिन में ज्यादा पानी निकलेगा, बॉडी में बहुत कम पानी है तो इसके अंदर फिर यूरिन में कम पानी जाएगा। तो यूं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन थोड़ा जुड़ा हुआ है। सो एक्सक्रीशन की हमने बात की सबसे पहले ह्यूमंस में कि हमारे पास मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं आपकी बॉडी में, और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें तैयार होती हैं जो यूजलेस होती हैं, उनको हम कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। कुछ मैंने आपको बताया अभी कि अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है तो आपकी बॉडी में क्या तैयार होता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये वेस्ट है। इसी तरीके से लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताई कि लिवर आपके लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है और एक वेस्ट तैयार होता है जी, वाटर। और प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स का भी मैंने आपको जो है ब्रेकडाउन बताया कि लीवर में अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन होता है, कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, और जो अमोनिया निकलता है वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये इन तीनों का, ये जो आखिरी वाला है और कार्बोहाइड्रेट का मुझे याद नहीं, मैंने इसका आपको नाम बताया नहीं बताया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन यानी अमाइनो एसिड्स में से अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा और जो बचेगा वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, और जो अमाइनो निकला उसके साथ एक हाइड्रोजन और मिलती है और वो अमोनिया बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीअमाइनेशन, अमाइनो एसिड्स को तोड़ना। सो अमाइनो एसिड का मामला क्या है जी कि जब अमाइनो एसिड ब्रेक होता है ना तो उसमें से अमोनिया निकल जाता है, अमाइनो ग्रुप निकलता है और उसके साथ एक हाइड्रोजन और निकल लग जाता है। अमाइनो ग्रुप का फॉर्मूला होता है NH2, इसके साथ एक हाइड्रोजन और लग जाएगा और ये बन जाएगा NH3, ये कहलाता है अमोनिया। तो इस प्रोसेस को आप कहते हो डीअमाइनेशन। अब ये जो अमोनिया तैयार हो रहा है, मैंने आपको ये नीचे बताया हुआ भी होगा, वैसे पहले भी बताया होता है, ये जो अमोनिया तैयार होता है इसका 3 मामले। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि मीठे पानी की मछलियां होती हैं, ये क्या करती हैं जी, और कुछ मेराइन वाटर की भी मछलियां वो भी। तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, अमोनिया बड़ा खतरनाक कंपाउंड होता है, इसके साथ बहुत सारा पानी मिला के इसकी तासीर को कम कर देती है और ये उनका यूरिन तैयार होता है। यानी अमोनिया को इसी हालत में निकालती है, अमोनिया को अमोनिया ही की फॉर्म में निकालती है, बस उसमें बहुत सारा जो है वो यूरिन, बहुत सारा पानी मिला देती है। मैंने कहीं लिखा नहीं है तो मैं चल लिख देता हूँ आपको, ठीक है, मैं नीचे लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ लिख के बता देता हूँ मैं जी, अमाइनो एसिड जो है वो क्या होता है, हमारा जो लीवर होता है, लीवर इसका ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है वो, डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन के जरिए हमारा अमाइनो एसिड टूटता है जी, एक तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट तो काम का कंपाउंड है, वो तो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन से जाएगा, और एक तैयार होता है आपका अमोनिया NH2। फिर ये अमोनिया जो है वो ये NH2 सॉरी अमाइनो ग्रुप कहलाता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक हाइड्रोजन के इजाफे के साथ अमोनिया में। अब अमोनिया का मामला जरा डिफरेंट होता है जी ऑर्गेनिजम्स में। जो हमारे पास इक्वेटिक एनिमल्स होती हैं, फ्रेश वाटर की जो मछलियां होती हैं, कुछ मेराइन वाटर की भी मछलियां होती हैं, वो क्या करते हैं जी, इस अमोनिया के साथ बहुत सारा पानी मिला देती है, बहुत सारा पानी मिलाती है और ये तैयार होता है एक डाइल्यूट यूरिन, और इस डाइल्यूट यूरिन को ये पास आउट कर देती है। बहुत ज्यादा पानी मिलाने से अमोनिया की तासीर कम हो जाती है तो इतना नुकसानदेह नहीं होता, और फिर ये फौरन से उसको एक्सक्रीट आउट भी कर देती है। मैमल्स के साथ क्या मामला होगा जी, मैमल्स हो गए जी जैसे कि हम, इसी तरह एम्फीबियंस जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो होते हैं जैसे कि फ्रॉग वगैरह, उनके अंदर भी यही मामला होता है कि वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं जी किसके अंदर, यूरिया के अंदर। अमोनिया जो है वो कंबाइन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, ऑर्गेनिक साइकिल कहते हैं, और उसके जरिए फिर तैयार होता है यूरिया। अब इस यूरिया के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है, थोड़ा सा ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है और ये बनता है मैमल्स का यूरिन, और फिर इस यूरिन को पास आउट कर देते हैं। सो यूरिया की खास बात यह है कि ये अमोनिया से जरा लेस टॉक्सिक होता है। अमोनिया बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, यूरिया इतना नुकसानदेह नहीं है, आपकी बॉडी में 7-8 घंटे स्टे कर सकता है। दूसरा फायदा यह है कि अमोनिया को, आपने अमोनिया की तासीर खत्म करनी है तो बहुत सारा पानी लगता है, यूरिया के अंदर इतना पानी नहीं लगता क्योंकि वो लेस टॉक्सिक है, लिहाजा थोड़ा सा पानी उसमें डिजोल्व करके उसको लिक्विड फॉर्म में करा हुआ होता है, तो वो इतना कोई नुकसानदेह नहीं होता। सो मैमल्स क्या करते हैं, अमोनिया को फौरन से, लीवर में ही होता है ये काम, फौरन से ऑर्थिनाइन साइकिल के नाम से एक साइकिल होती है और लीवर में ही होती है जी, अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है और यूरिया बन जाता है। अब ये यूरिया आपके ब्लड में डिजोल्व हो जाता है, 6-7 घंटे के अंदर अंदर इसको फिल्टर कर दिया जाएगा किडनी से और फिर ये यूरिन की सूरत में पास आउट हो जाता है। जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जी जैसे कि आर्थ्रोपोड हो गए, एविस हो गई, बर्ड्स वगैरह, रेप्टाइल्स हो गए और इंसेक्ट हो गए, ये क्या करते हैं, ये अपने अमोनिया को
कन्वर्ट करते हैं एक और दूसरे कंपाउंड में जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड। ये थोड़ा सॉलिड होता है, इंतहाई लेस टॉक्सिक होता है, यूरिया से भी कम टॉक्सिक, यूरिया से भी कम टॉक्सिक होता है, और इसमें बहुत कम पानी डिजोल्व होता है, इतना कम कि ये यूरिक एसिड ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में ही लग रहा होता है, आपको बहुत कम पानी लगता है। सो इंसेक्ट वगैरह क्या करते हैं जी, अपने अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। इससे क्या होता है, एक तो ये लेस टॉक्सिक हो जाता है, फिर इसमें पानी की बचत हो जाती है, जितना पानी यूरिया में जाया हो रहा होता है ये सब उस पानी को भी बचा देते हैं, तो यूं ये वाटर कंजर्व करते हैं। हम ये क्यों नहीं कर रहे भाई, हम भी पानी बचाएं जी, हम यूरिया को क्यों करते हैं, क्योंकि यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने में एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो इंसेक्ट अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर देगा पानी बचाने के लिए। हमारे लिए पानी की इतनी किल्लत नहीं होती, लिहाजा हम अपनी एनर्जी बचाते हैं, पानी को निकलने देते हैं यूरिया में। तो ये मामला हो जाता है, तो ये नाइट्रोजन वेस्ट कहलाते हैं जी, या है ये चाहे तो ये अमोनिया कह लो आप, ये जो यूरिया है या ये जो यूरिक एसिड है, तीनों को हम नाइट्रोजन वेस्ट कहते हैं क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन शामिल होता है। सो मैमल्स का नाइट्रोजनियस वेस्ट क्या है जी, यूरिया। ठीक है जी, ये यहाँ पर बात हो गई थी हमारी। उसके बाद हमने और भी कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन देखे, मैंने आपको बताया कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो लीवर और स्प्लीन इनके हीमोग्लोबिन को तोड़ के इनमें से काम के प्रोडक्ट्स निकाल लेता है, और जो वेस्ट तैयार होता है उसको हम कहते हैं बिलीरुबिन, और वो भी आपके ब्लड में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है जी, ये आपको पूरी उसकी बाइल जूस की कंपोजिशन बताई थी। सो ये आपके पास कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है जी जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से आई है, वाटर है जी जो आपको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म से मिलता है, आपके खून में पानी ज्यादा हो जाता है तो वो भी वेस्ट हो जाएगा। यूरिया जो आपको अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन से मिला, बाइल जूस जिसके अंदर बहुत सारे लीवर के वेस्ट प्रोडक्ट हैं। अब लीवर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस करेगा तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जितने भी एक्सेस प्रोडक्ट होते हैं वो अपने एक जूस में डाल देता है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस, और वो बाइल जूस जो है वो आपका वेस्ट, इसमें बिलीरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, ये मैंने आपको नीचे बताया था। ठीक है जी, ये तो हमारे पास जो लीवर जो है अपने बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस करता है, हम पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में लीवर को बहुत सारे। कभी ये जो है हमारे जो दवाइयाँ होती हैं उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म करता है, उस दौरान भी कुछ वेस्ट तैयार हो जाते हैं। जब ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है तो उस दौरान भी अमोनिया यूरिया बनता है। तो अपने ये तमाम वेस्ट को, यूरिया को तो ये डायरेक्ट ही खून में डाल देता है, बाकी तमाम वेस्ट को ये अपने जूस में शामिल करता है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट होता है, बिलीवर्डिन नाम का पिगमेंट होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जी, कुछ एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होती हैं, फॉस्फोरस होता है। इनमें ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं, इनमें से कुछ बाइल सॉल्ट जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज हो जाते हैं। आपको याद हो शायद कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल सॉल्ट जो होते हैं ये क्या काम करते हैं जी, फैट को ब्रेक करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। तो कुछ बाइल सॉल्ट्स आपके जो है वो फैट को तोड़ने में काम आ जाएंगे, और जो फालतू बाइल सॉल्ट होगा वो आपके ब्लड में शामिल हो जाएगा। सिमिलरली ये जो पिगमेंट्स हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये वेस्ट है। एक्सेस सॉल्ट भी लगा हुआ है जी, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोरस, ये सब वेस्ट है, ये सब आपके ब्लड में शामिल हो जाता है। इसी तरह आपने बहुत ज्यादा चीनी खाई हुई है तो एक्सेस ग्लूकोज भी आपके खून में शामिल हो जाएगा, वेस्ट माना जाएगा। कीटोन बॉडीज के नाम से भी कुछ मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, वो भी आपके ब्लड में शामिल होते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के बाकी तमाम जो हमारे पास वेस्ट है हम उसको कंबाइन करके कहते हैं इट इज यूरिन। सो नाउ वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिन, दो बड़े वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक यूरिन। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, उसका मैंने आपको पूरा तरीकाकार ये नीचे बताया था। ठीक है जी, अभी मैं थोड़ा रिपीट भी, और जो यूरिन है वो अब आपके ब्लड में शामिल है। सो अब आपको एक्सक्रीशन करने के लिए दो मामले, एक तो इस गैस को निकालना है जी, ये आपका कौन निकालता है जी, रिस्पायरेटरी सिस्टम, और दूसरा आपको ये यूरिन जो है ना पहले ब्लड में से फिल्टर करना है, अलहदा करना है, और उसके बाद इसको एक्सक्रीट आउट करना है। तो तीन मामले हो रहे हैं जी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करना, एक ब्लड में से यूरिन को अलहदा करना, और फिर इस यूरिन को भी एक्सक्रीट करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन के लिए आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, जबकि यूरिन को ब्लड में से फिल्टर करके इसको रिमूव करने के लिए आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम को हमने जरा डिटेल में देखना होगा। फिर मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का बताया जी, कार्बन डाइऑक्साइड आपके कैसे एक्सक्रीट आउट होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका रेड ब्लड सेल होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसके वाटर से कंबाइन होता है और ये बनता है कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक होता है जी H पॉजिटिव में और HCO3 नेगेटिव में। HCO3 नेगेटिव आपके प्लाज्मा में शिफ्ट हो जाएगा, और यूं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अब आपके ब्लड में टूट फूट के शामिल हो गई। अब ये ब्लड आपका लंग्स में जाएगा, जैसे ही लंग्स में जाएगा तो फिर अब ये जो प्लाज्मा में आपका HCO3 नेगेटिव चला गया था
ये वापस आए, ये वापस रेड ब्लड सेल में डिफ्यूज हो जाएगा और फिर ये HCO3 H पॉजिटिव के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना देगा और फिर ये कार्बोनिक एसिड टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड को अलहदा कर देगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में आ गई, ये उस ब्लड में से निकल के लंग्स के एल्वियोलाई में जो एयर है उसमें डिफ्यूज हो जाती है और फिर वो एयर आप बाहर निकाल देते हो। सो ऐसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट भी हो गई और एक्सक्रीट आउट भी हो गई। उसके बाद हमने यूरिन का देखना है जी, ठीक है जी, ये तो हमने इसका देख लिया ना, ये तो हो गया हमारे पास। अब हमने यूरिन को देखना है, तो यूरिन याद रखिएगा सारा का सारा यूरिन कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं निकालता, थोड़ा बहुत यूरिन आपका जो है वो स्किन के थ्रू भी निकल आता है। हाँ, तादाद का आपके ब्लड में जितना भी यूरिन है समझ लें आप 95% यूरिन आपका वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही निकलेगा, लेकिन कुछ आपका यानी कि 5% यूरिन में जो कुछ आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन के थ्रू भी निकल जाते हैं। उनमें से कौन कौन से, जैसे कि पानी, सॉल्ट और कुछ थोड़ा बहुत यूरिया। ये तीन चीजें जो है ना आपके ब्लड में, पानी, सॉल्ट और थोड़ा बहुत यूरिया, ये आपकी स्वेटिंग के थ्रू स्किन से भी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। हाँ, इनकी मिकदार कम है, 5%, 4%, 3% के करीब ही बस स्वेटिंग के जरिए आपका रिमूव होगा, मेजॉरिटी आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही एक्सक्रीशन होगी। सो ये जो हमारी स्किन है ये एक बड़ा वंडरफुल सा ऑर्गन है, क्योंकि इसके काम बहुत है। ये ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा है, ये एक्सक्रीशन भी करेगा, ये थर्मो रेगुलेशन भी करेगा, ये एक सेंस ऑर्गन भी है। सेंस ऑर्गन क्यों है जी? इसके अंदर रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं जो आपको टच, टेम्परेचर, प्रेशर टाइप के जो सेंसेस हैं उनसे आगाह करते हैं, तो ये सेंस ऑर्गन हो गया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों कह रहा हूं मैंने इसको? क्योंकि आपका थोड़ा बहुत जो एक्सक्रीटरी, थोड़ा बहुत जो आपका पानी है, जो एक्सेस सॉल्ट है और थोड़ा सा यूरिया, वो स्किन में स्वेटिंग के थ्रू निकल जाती है, सो ये एक्सक्रीशन हो गया। ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपके खून में पानी ज्यादा होगा, आपके स्किन ने स्वेटिंग करके पानी कम कर दिया। आपके सॉल्ट, आपके ब्लड में सॉल्ट ज्यादा होगा, आपकी स्किन ने स्वेटिंग करके सॉल्ट कम कर दिया। आपके ब्लड में यूरिया ज्यादा होगा, आपकी स्किन ने उसको बाहर निकाल के उसको भी कम कर दिया। सो ये चूंकि रेगुलेशन कर रहा है जी, आपके खून के अंदर पानी, सॉल्ट और यूरिया की लेवल को मेंटेन कर रहा है, तो इसको आप ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी कह रहे हो। जबकि थर्मो रेगुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास जो है वो हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। थर्मो रेगुलेशन तो मैं आपको एंड में बताऊंगा, और ये ऑस्मो रेगुलेशन स्किन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है जी, मैं आपको पूरा बताया, 3 लेयर्स होती हैं, किस तरह स्वेटिंग होती है, ये सब आपके पास डिस्कस किया जा चुका है। अब हम आते हैं जी असल मेन ऑर्गन पे। कौन सा है जी असल मेन ऑर्गन हमारा? सॉरी, मेन ऑर्गन नहीं, सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है जी, तो अब मैं असल ऑर्गन की तरफ आ रहा हूँ जी, असल सिस्टम, सॉरी अगेन। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये क्या है? ये आपके पास एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है जी, एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है जो क्या करेगा, आपके जो ब्लड है जिसके अंदर यूरिन शामिल है, और यूरिन आपको पता है जी, यूरिन से मुराद क्या होगा जी? ऑल योर वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर, यूरिया, बिलीरुबिन, बिलीपिगमेंट, बिलीवर्डिन्स और सॉल्ट्स और एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज, एवरीथिंग दे ऑल द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज कॉल्ड द यूरिन। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पहला काम ये होगा कि आपके इस ब्लड में से इस यूरिन को फिल्टर करके अलहदा कर देगा। अब ये आपके पास ब्लड में से यूरिन अलहदा हो गया, और दूसरा काम क्या होगा? इसको एक्सक्रीट आउट करना, रिमूव करना। तो इन दो कामों के लिए आपके ब्लड में से यूरिन को सेपरेट करना और फिर इस यूरिन को बाहर निकालने के लिए आपके पास एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। याद रखिएगा इन चीजों की, यूरिन की, खास करके यूरिन में से पानी, सॉल्ट और यूरिया की 95 से 98% तक की जो एक्सक्रीशन है वहां पे ये सिस्टम करता है। 1-2%, 4-5% पानी गर्मियों में जरा ज्यादा हो जाएगा, सर्दियों में कम, वो आपको स्किन के थ्रू स्वेटिंग से होती है। तो खाली स्किन के थ्रू तो आप एक्सक्रीशन पे डिपेंड नहीं कर सकते, बहुत कम है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका मेजर हो जाएगा। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है जी? एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है जो ब्लड को फिल्टर करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, फिल्टर करके उसको क्या हासिल हो जाएगा? यूरिन, और फिर उस यूरिन को रिमूव करेगा बॉडी से, बॉडी से बाहर निकालेगा। इन दो कामों के लिए आपके पास जो सिस्टम है उसको आप कहते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें अगर हम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास ऐसे 2 किडनीज होती है, बीन शेप की किडनीज होती है, एक येरी किडनी और एक येरी किडनी। ये बीन शेप की जो है, बीन आपने देखा होगा, एक सब्जी का एक होता है ना, बीन क्या कहते हैं उसका बड़ा मशहूर नाम, लोबिया। एक बड़ी मशहूर सी बीन है जी, उसको हम कहते हैं लोबिया।
ठीक है जी। ये हमारे पास अक्सर हम खाते वाते भी हैं। तो लोबिया जो है वैसा शेप है बीन का, तो इसको हम कहते हैं कि हमारी जो किडनीज है ये बीन शेप ऑर्गन होता है। ठीक है जी। इनका कलर कैसा होता है जी? डार्क ब्राउन या डार्क रेड या रेडिश ब्राउन टाइप का होता है। डार्क रेड लिख सकते हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा गहरे किस्म का लाल होगा, इतना गहरा कि अक्सर हमें वो लाल ब्राउन नजर आ रहा होता है। तो इसलिए हम इसको डार्क ब्राउन भी कहते हैं, इसको अक्सर हम रेडिश ब्राउन भी कहते हैं। लाल लाल सब ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन। तो बीन शेप का ऑर्गन है जी, डार्क ब्राउन कलर का होता है। और पेयर ऑर्गन है जी, पेयर ऑर्गन है, यानी कि आपके पास दो किडनीज मौजूद होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। इसका डायमेंशन अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर तो बड़ी होती है जी हमारे पास, यानी कि इसकी ये जो ऐसे लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है जी? तकरीबन 10 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। और इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें, ये इसकी चौड़ाई, थिकनेस को आप विथ कह लो, इसकी विथ जो है तकरीबन 5 साढ़े 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम इसकी थिकनेस की, इसके मोटापे की बात करें तो इसकी थिकनेस जो है वो हमारे पास तकरीबन 3 सेंटीमीटर की होती है। ये इसका डायमेंशन है। दोनों किडनीज का सेम होता है जी, दोनों किडनीज का सेम डायमेंशन होता है। बस ये समझ लें कि थोड़ा सा जो है एक किडनी ऊपर होती है, एक किडनी नीचे होती है। साइज में फर्क नहीं होता, दोनों का साइज सेम होता है। बस राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसकी डायमेंशन क्या होगा जी? 10 लेंथ है, 6 इसकी चौड़ाई है, 3 इसकी थिकनेस है। ठीक है जी। 10 सेंटीमीटर बड़ी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर ये मोटी है। और इसकी दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि राइट किडनी जो है, अब इसमें से राइट में इसको कह लूंगा, ये सपोज करें हमारे पास राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड की किडनी थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट साइड की किडनी थोड़ी सी ऐसे ऊपर होती है। ठीक है, तो राइट साइड की जो किडनी है, राइट किडनी, वो थोड़ी सी लोअर होगी, स्लाइटली लोअर, स्लाइटली लोअर, थोड़ी सी नीचे होती है। लेफ्ट साइड की किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। अक्सर इसको लोग मिसकंफ्यूज करते हैं और कहते हैं जी कि राइट किडनी थोड़ी सी छोटी है, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी बड़ी है। ऐसा नहीं है, दोनों किडनीज का साइज जो है वो सेम है, 10-6-3। बस साइज लोकेशन में फर्क है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है और लेफ्ट किडनी जो है वो आपकी थोड़ी सी ऊपर है। एब्डोमिनल रीजन में होती है या आपके पेट के हिस्से में होती है, एब्डोमिनल रीजन, यानी कि चेस्ट रीजन में नहीं है जी, पेट के हिस्से में। और टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम, यानी पीछे का जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, उसके आसपास होती है और वहां सीट होती है। तो आपके पेट के रीजन में, पेट के हिस्से में होती है और आगे की तरफ नहीं है, ना ही पीछे की तरफ है, बल्कि साइडों की तरफ है। ठीक है, आपकी जो साइड्स होती है ना, इन साइड्स की तरफ होती है। साइड की तरफ होके ये पीछे आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे अटैच हुई होती है। तो ये थोड़ा सा किडनी के बारे में बता दिया। किडनी क्या है जी? पेयर ऑर्गन है, पीन शेप का होता है, रेड कलर का है जी, बहुत ज्यादा ही गहरा किस्म का रेड होता है। और 10 सेंटीमीटर बड़ा होता है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। राइट किडनी आपकी थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। एब्डोमिनल रीजन में ये आपको साइड्स में मिलती है, आपके पेट के हिस्से में साइड्स पर, साइड पर लगी हुई है, आगे की तरफ नहीं है ना पीछे की तरफ है। सो हमारे पास ये, मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेडिंग, हाँ। सो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन क्या है जी? मेन ऑर्गन हमारे पास है किडनी। नंबर 1 क्या है जी? किडनी। किडनी का थोड़ा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर, मैंने उसकी मॉर्फोलॉजी बता दी, इंटरनल स्ट्रक्चर में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये तो एक किडनी ये हो गई और एक किडनी, अब मैं थोड़ी सी ऊपर नीचे ही कर दी मैंने आपके सामने। ठीक है, ये 2 किडनीज हो गई। अब इसमें दूसरा ऑर्गन जो आपके पास होगा उसको हम कहते हैं रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी। अब रेनल आर्टरी के लिए मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ जी। ये ये एक मोटी सी आर्टरी होती है, इसको हम कहते हैं, ये आर्टरी आ रही है और ये ऐसे 2 ब्रांच में तकसीम हो जाती है, इसको हम कहते हैं रेनल आर्टरी। एक आर्टरी आपके पास एक किडनी में जा रही है, एक आर्टरी आपके पास एक, तो एक हो जाएगी लेफ्ट रेनल आर्टरी, एक हो जाएगी राइट रेनल आर्टरी। सो ये क्या हो गई जी? ये हो गई रेनल आर्टरी। बायोलॉजी में किडनीज को हम रेनल कहते हैं, तो इसलिए हम रेनल वर्ड यूज कर रहे हैं। सो एक आर्टरी होगी जी, अगला ऑर्गन क्या है? रेनल आर्टरी। ये आपका खून लेकर आती है। इस रेनल आर्टरी की 2 ब्रांच बन जाती है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो एक लेफ्ट किडनी में जा रही है, एक राइट किडनी में जा रही है। रेनल आर्टरी का काम क्या होता है जी? ये आपके पास वो ब्लड ला रही है किडनी में जिसमें यूरिन शामिल है, यानी गंदा खून। वो खून जिसमें यूरिन शामिल है, वो खून आपके रेनल आर्टरी के जरिए ऐसे ट्रेवल करके आएगा और आपके इन किडनीज में जाता है। ऐसे इन किडनीज में ये आपका ब्लड जाएगा। अब किडनीज क्या करेंगी? किडनीज इसको फिल्टर करेंगी। किडनीज का काम क्या होगा जी? फिल्ट्रेशन।
फिल्ट्रेशन। तो किडनीज क्या करेंगी, आप इसको फिल्टर करेंगी। रेनल आर्टरी का काम ये लिखा हुआ जी मैंने, ये आपके ब्लड को लाते हैं जी, उस ब्लड को जिसमें यूरिन शामिल है टूवर्ड्स द किडनी। और किडनी क्या काम करेगा जी, फिल्ट्रेशन करके यूरिन अलहदा कर देगा और साफ ब्लड अलहदा कर देगा। अब उसके बाद तीसरा ऑर्गन जो होगा वो कहलाता है रेनल वेन। रेनल वेन, अब रेनल वेन को मैं रेड से ड्रॉ करूंगा, ये बिल्कुल रेनल आर्टरी की तरह ऐसे दो वेन्स निकल रही होंगी, एक ये वेन निकल रही होगी फ्रॉम द लेफ्ट किडनी, एक ये निकल रही होगी फ्रॉम द राइट किडनी, और ये ऐसे ऊपर जाके दोनों मिल जाएंगी और ये बन गई आपकी रेनल वेन। ये रेनल वेन हो गई, ठीक है जी, ये रेनल वेन है। वो ये जी, एक ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट किडनी से निकल रही है तो इसका आप कहोगे लेफ्ट रेनल वेन, और ये राइट किडनी से निकल रही है तो आप इसको कहोगे राइट रेनल वेन। और ये रेनल वेन पे दोनों लेफ्ट और राइट आपस में मिलके मर्ज होके एक मोटी सी रेनल वेन बना देंगे। तो ये हो गई आपकी रेनल वेन। अब ये डायग्राम थोड़ी अजीब हो गई है, संभाल लिएगा, ठीक है। मैं भी आपको एक नेट से अच्छी सी डायग्राम भी दिखा दूंगा। सो अब ये रेनल वेन का क्या काम है जी, ये साफ ब्लड लेके जा रही है। मैंने आपको बताया ना, किडनी ने ब्लड को फिल्टर कर दिया। सो अब किडनी में दो प्रोडक्ट होंगे, जब किडनी में आया तो ये आया था जी, ब्लड और यूरिन। किडनी ने फिल्टर किया तो किडनी के पास दो चीजें हैं, एक ब्लड है, साफ सुथरा खून, और जो उसने अलहदा किया हुआ है यूरिन, वो। तो अब ये जो साफ सुथरा खून है ये रेनल वेन के जरिए अब आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए दिल की तरफ चला जाएगा। और जो यूरिन है, अब वो किडनी में क्या है बचा, यूरिन। सो अब यूरिन जो है वो चौथे ऑर्गन के जरिए नीचे आएगा, उसको हम कहते हैं यूरिटर। अब यूरिटर को मैं येलो कलर ग्रीन कलर से बना देता हूँ। आपकी किडनी से एक और ऐसी नाली निकलेगी, एक यहाँ से नाली निकलेगी इस किडनी से, और एक इस किडनी से नाली निकलेगी। इस नाली को आप कहते हो यूरिटर। यूरिटर ये क्या करेगी, आपकी किडनी में ये जो यूरिन है ये अब इस नाली के जरिए ऐसे नीचे आएगा, यहां से भी नीचे आएगा, यहां से भी नीचे आएगा। सो किडनी आपके पास ये आ गई। किडनी में तीन चीजें अटैच है, एक ये आ रही है जी, ये रेनल वे आर्टरी है, ये किडनी में खून ला रही है। एक ये आ गई जी, ये रेनल वेन है, ये किडनी में से साफ खून लेके जा रही है। और एक ये आ रही है जी यूरिथर, ये किडनी में से यूरिन लेके जा रही है, ठीक है। अभी मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छी सी डायग्राम निकालूंगा तो फिर आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद अब ये जो यूरिन है ये हमारे यूरिथर के जरिए ऐसे नीचे आ गया, नीचे आ गया। अब नीचे ये दोनों यूरिथर एक मस्कुलर बैग होता है जी ऐसे, उससे अटैच होती है। उस मस्कुलर बैग को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये एक बैग है जी, मस्कुलर बैग है। मस्कुलर का मतलब हो गया मसल से बना हुआ, ठीक है जी। मस्कुलर बैग का मतलब हो गया कि ये मसल से बना हुआ है, मसल से बना हुआ है तो उसका मतलब है इसमें मूवमेंट होगी। मस्कुलर होता है और सैक लाइक है, सैक लाइक मतलब अंदर से खाली। सो एक मस्कुलर सैक लाइक बैग मौजूद है जी, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। ये हो गया आपके पास यूरिनरी ब्लैडर। ये मसल से होता है खाली है जी, अब अंदर यूरिन भर रहा है। अब यूरिटर से जो यूरिन आता जाएगा वो इसके अंदर भरता जाएगा, ऐसे भरता जाएगा। जब ये बहुत ज्यादा भर जाएगा ना तो आपके ब्रेन में यहाँ से इससे न्यूरॉन्स भी कनेक्ट होती हैं जो आपके ब्रेन तक जो है इम्पल्स ले जाती हैं, ठीक है जी। इस यूरिनरी ब्लैडर में न्यूरॉन्स कनेक्टेड होती हैं। जैसे ये भर जाएगा तो न्यूरॉन्स के जरिए एक इम्पल्स आपके ब्रेन में जाएगा और आपका ब्रेन समझ जाएगा कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फुल हो गया है। सब आपको जो है वो डिस्चार्ज की, यूरिनेशन की एहसास होगा। तो फिर अब यूरिनेशन के एहसास के लिए क्या होता है जी, यहाँ पर से एक पतली सी नाली निकल रही होती है, इसको हम कहते हैं यूरीथरा। यूरीथरा, ये जी यूरीथरा। सब अब जब ये मस्कुलर बैग भर जाएगा, ब्रेन आपको ऑर्डर देगा, आप क्या करते हो जी, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर जो है इसमें मसल्स कंट्रैक्शन होती हैं, ये दबेगा, मस्कुलर कंट्रैक्शन होगी, ये दबेगा, और इसमें से जितना भी यूरिन है वो इस यूरिथरा के जरिए बॉडी से पास आउट हो जाएगा। ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्वाइट सिंपल। कौन कौन से ऑर्गन है जी, किडनी है, रीनल आर्टरी है, रीनल वेन्स है, यूरिथर है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड द यूरिथरा। हुआ क्या मामला, आपने आपके ब्लड, अब मैं एक तरह डायग्राम निकाल लूं एक अच्छी सी, तो फिर मैं आपको उससे ज्यादा इजी तरीके से बता पाऊंगा। सो अब ये मैंने एक डायग्राम ले लीजिए, ठीक है जी, मैंने एक डायग्राम ले ली है। अब ये देखें जी, ये आपके पास किडनीज हो गई थी, ये आपके पास क्या हो गई, राइट किडनी हो गई ये वाली, और ये आपके पास क्या हो गई, लेफ्ट किडनी हो गई, ठीक है जी। किडनी का काम क्या है जी, ये
आपके पास ब्लड लेगा, वो ब्लड जिसके अंदर यूरिन शामिल है, और इसमें से ब्लड अलहदा कर देगा, ब्लड बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और यूरिन बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ठीक है जी। सो अब ये क्या करता है जी, ये आ गई आपके पास रेनल आर्टरी, मेन आर्टरी लिखा हुआ है, इसको रेनल आर्टरी कर दो आप। ये क्या है, रेनल आर्टरी, ये वाली जो रेड कलर से दिखाई हुई है, हम ब्लू से बनाए रेड से बनाए कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये रेनल आर्टरी है। रेनल आर्टरी क्या कर रही है जी, ब्रिंग ब्लड विद वेस्ट, यानी ये वाला खून ला रही है, ब्लड विद यूरिन। सो ये आपका रेनल आर्टरी है, यहाँ से ब्लड आता है जी और आपकी किडनी में चला जाता है। ये वो खून है जी जिसमें ब्लड और यूरिन शामिल है। फिर आपकी किडनी इसको फिल्टर करेगी। अब जब फिल्टर करेगी तो ब्लड बन जाएगा, अलहदा हो जाएगा ब्लड, और यूरिन अलहदा हो जाएगा। अब जो साफ सुथरा यूरिन है वो इसके जरिए, ये जो मेन वेन लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं रेनल वेन, और ये क्या करेगा, कैरी क्लीन ब्लड। ये क्लीन ब्लड जो है आपका रेनल वेन के जरिए ऐसे दिल की तरफ चला जाएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, और ये आपके हार्ट में चलेगा। सो ब्लड, एक गंदा सा खून आया किडनी में, किडनी ने उसको फिल्टर किया, और जो साफ खून है वो रेनल वेन के जरिए चला गया। अब आपके पास ये तो चला गया जी, ये तो हो गया। अब ये बचा यूरिन। सो अब किडनी में जितना भी यूरिन होता है वो इस नाली के जरिए ऐसे नीचे आता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इस नाली को हम क्या कहते हैं, यूरिथर। सो यूरिथर कैरीज यूरिन, यूरिथर से यूरिन नीचे आता है जी। और अब ये आ गया जी क्या, ब्लैडर, ये आ गया यूरिनरी ब्लैडर। इसके अंदर जो आपकी जो यूरिन आ रहा है वो स्टोर होता रहता है, ऐसे स्टोर होता रहेगा इसके अंदर। अब इससे ये आपकी नर्व जुड़ी हुई होती है, नर्व जुड़ी हुई होती है जी, जो आपके दिमाग तक लेके जाएंगे जी। जब ये ब्लैडर फुल हो जाएगा तो यहाँ से एक इम्पल्स तैयार होगा जो आपके ब्रेन तक जाएगा। अब आपका ब्रेन जो है वो इन मसल्स को, ये वाली मसल्स को कहेगा जी कि कॉन्ट्रैक्ट करो, यूरिथर को कहेगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, खुल जाए। तो अब ये ब्लैडर खाली होगा जी इस पतली सी नाली के जरिए जिसको आप कहते हो यूरिथरा, और इसमें से जितना भी यूरिन होगा वो सारा पास आउट हो जाएगा। बाकी ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये एड्रिनल ग्लैंड कहलाता है, जो दोनों लीवर के ऊपर मौजूद है। इसको आप एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इसका काम इस सिस्टम से नहीं है, ठीक है। इसका काम हम जो कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां हम देख लेंगे इसका क्या काम है, ठीक है। बहरहाल इसको नोट कर लीजिएगा कि दोनों किडनीज के ऊपर कुछ पीला पीला सा चर्बी टाइप का कुछ मौजूद है, इसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। मैं नाम लिख देता हूँ ताकि याद रहे आपके, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है जी। इसमें रीनल आ रहा है ना, रीनल, रीनल का मतलब मैं आपको बताया था किडनीज, तो एड्रीनल ग्लैंड, रीनल्स के ऊपर एक ग्लैंड। तो ये इसका ग्लैंड का क्या काम है ये हम लेटर स्टेज में देखेंगे। सो ये तो हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपने देखा किस तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम ये दोनों काम कर रहा है, यूरिन को ब्लड में से फिल्टर करता है और फिर उस यूरिन को पास आउट करता है। अब हमने ये देखना है जी कि किडनी किस तरह फिल्टर करता है, हाउ किडनी फिल्टर अवर ब्लड, ठीक है। अब हमने ये देखना है, जो अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपके सामने वो ये कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम तो देख लिया कि किडनी ने जो है वो ब्लड फिल्टर किया, साफ ब्लड जो है वो रेनल वेन के जरिए भेज दिया, और जो यूरिन है वो पहले ब्लैडर में स्टोर हुआ और फिर वो यूरिथ्रा के जरिए आउट हो गया। सवाल ये पैदा होता है किडनी फिल्टर कैसे करता है, ठीक है जी। व्हाट इज हाउ किडनी फिल्टर, हाउ किडनी फिल्टर ब्लड। किडनी ब्लड को कैसे फिल्टर करता है भाई, क्या छन्नी वन्नी लगी हुई है? ब्लड में यूरिन शामिल था, जब किडनी में आता है तो ब्लड में यूरिन शामिल होता है। किडनी किस तरीके से इस ब्लड को यूरिन से अलहदा करती है, अब इसके लिए भी मैं काम करता हूं जी। सो अब हम ये देखने जा रहे हैं हाउ किडनी फिल्टर द ब्लड, यानी हमारा जो किडनी में खून आ रहा था वो कौन सा ब्लड था जी, वो ब्लड था विद यूरिन, यानी अनफिल्टर ब्लड कह लो इसको आप, अनफिल्टर ब्लड था। हमारे इस किडनी ने क्या करा, ब्लड को अलहदा कर दिया और यूरिन को अलहदा कर दिया, जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। अब ये किडनी कैसे करता है जी, इसके लिए हम किडनी को काटते हैं, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, तो हम इसको लंबाई में काटेंगे। हमने इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन निकाला जी, इसको लंबाई में काटा। तो जब हम लंबाई में काटते हैं जी तो ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर आ रहा है, एलएस कहते हैं इसको आप, किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। अब जब हम किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखते हैं तो आपको देखें जी आउटर रीजन जो है वो थोड़ा हल्का कलर का नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ये वाला रीजन जहाँ पे मैं अपना पॉइंटर घुमा रहा हूँ, ये वाला रीजन, ये आपको आउटर रीजन, ये वाला रीजन थोड़ा सा हल्के कलर का नजर आता है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये थोड़ा सा लाइट कलर नजर आ रहा है जी, क्या कहलाता है ये लिखा हुआ कॉर्टेक्स। उसके बाद इंटरनल, उस कॉर्टेक्स के बाद वाला हिस्सा जो है थोड़ा वो आपको डार्क कलर में नजर आता है। अगर आप असली किडनी लें, जैसे गाय वाय की किडनी लें,
और उसका LS निकालें, तो आपको ये चीज नजर आएगी कि किडनी का जो आउटर थोड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, शुरू का हिस्सा, वो आपको थोड़ा हल्के कलर में नजर आएगा, जबकि अंदर की तरफ की जो किडनी होगी वो आपको जरा डार्क कलर की नजर आएगी। ठीक है, तो ये जो आउटर लाइट रीजन है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर का ये वाला जो है अंदर का डार्क रीजन है, ये जो इंटरनल डार्क रीजन है, इसको हम कहते हैं मेड्यूला। मेड्यूला। तो आउटर जो लाइट रीजन है वो कहलाएगा कॉर्टेक्स, और जो इनर डार्क रीजन है उसको हम कहते हैं किडनी की कि वो मेड्यूला है। अब मेड्यूला में आपको ऐसे तिकोन तिकोन से नजर आ रहे हैं जी, एक ये रहा देखें, एक ये रहा। ठीक है जी, ये जो आपके ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं पैरामिड्स। ठीक है जी, पैरामिड्स कह लें या मेड्यूलरी पैरामिड्स कहते हैं, एक ही बात है। तो ये जो अंदर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तिकोन तिकोन सा, दे आर कॉल्ड पैरामिड्स। ठीक है जी। तो आपके पास क्या हो गया जी, बिल्कुल आउटर कॉर्टेक्स रीजन है, फिर उसके बाद इनर रीजन जो है वो मेड्यूला कहलाता है, मेड्यूला में पैरामिड्स मौजूद है। उसके बाद ये आपके पास आ रही है जी वही आर्टरीज वेन, ये रेड कलर में आपके पास रेनल आर्टरी है जो ब्लड लेकर आ रही है, ब्लू कलर में आपके पास है रेनल वेन जो साफ ब्लड लेके जा रही है, और ये क्या है जी, ये वो यूरिथर है जो आपका यूरिन लेके जा रही है। ठीक है जी। तो ये रेड कलर की क्या है जी, रेनल आर्टरी, ब्लू कलर में क्या है, रेनल वेन, और ये क्या है जी जो नीचे जा रही है, ये यूरिथर है। अब जो सब आपके पास जो अनफिल्टर ब्लड आता है वो रेनल आर्टरी से आता है, किडनी ने जो ब्लड फिल्टर किया वो साफ ब्लड जो है वो रेनल वेन से चला जाता है, और जो यूरिन किडनी ने अलहदा किया है वो आपका यूरिथर से चला जाता है। इन तीनों का, ये रेनल आर्टरी हो चाहे रेनल वेन हो चाहे ये यूरिथर हो, ये तीनों अंदर जाके बहुत ज्यादा डिवाइड होती है। आपको नजर भी आ रहा होगा यहाँ पे वैसे इतनी डिवीजन नहीं है, लेकिन ये अंदर जाके थोड़ी सी डिवाइड, लेकिन अंदर जाके ये इतनी डिवाइड होती है, इतनी डिवाइड होती है, तकरीबन हर सेल तक पहुंच जाएंगी। बहुत सारी सी पतली पतली सी कैपिलरीज टाइप की इतनी बारीक बारीक हो जाएंगी, ये अंदर जाएंगी मजीद डिवाइड होंगी ऐसे। तो अंदर जाके ये इंतहाई डिवाइड हो जाएंगी। रेनल आर्टरी जो है पहले ये अंदर जाके मजीद जब डिवाइड होगी उसको आप कहोगे रेनल आर्टरियोल, फिर ये मजीद डिवाइड होके हर एक सेल तक जब जाएगी तो आप इसको कहोगे कि ये रेनल एफरेंट है, एफरेंट रेनल। इसी तरीके से वेन का मामला भी होगा, इसी तरीके से कॉर्ट ये जो है यूरिथर। तो ये जो आपकी यूरिथर्स हैं, चाहे ये आपके रेनल वेन हो, डायग्राम थोड़ी मैंने गंदी कर दी है, थोड़ा मैं इसको साफ कर दूं। हाँ, सो ये जो आपकी रेनल आर्टरीज हैं, रेनल वेन्स हैं, या ये जो आपका यूरिथर होता है, जैसे ये किडनी में एंटर होती है बाहर से तो ये आपको एक नजर आ रही है, एक येरी, एक येरी, एक येरी, लेकिन ये अंदर जाके बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाएंगी, इतनी डिवाइड के तकरीबन हमारे किडनी के एक एक हिस्से के अंदर ये तीनों जा रही होती है। आपके किडनी के जो सेल होंगे उनको आप नेफ्रॉन्स कहोगे, और ये नेफ्रॉन्स तक जाती है। हर एक नेफ्रॉन के पास रेनल आर्टरी की भी एक ब्रांच होगी, रेनल वेन की भी एक ब्रांच होगी, और फिर ये भी जा रहा होगा यूरिथर। यूरिथर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलेगा, वो आपको मामला पता चल जाएगा। तो ये इंतहाई अंदर जाके ना, अंदर जाके बहुत ज्यादा ब्रांचिंग हो जाएंगी और जाके अंदर तकसीम हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। उसके बाद ये जो आपका ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा आपका किडनी का जो ऐसे अंदर की तरफ झुका हुआ है, ठीक है, कॉनकेव, यानी कि अगर मैं यहाँ बनाऊं, ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है ना जो अंदर की तरफ गया हुआ है किडनी का, इस हिस्से को हम कहते हैं हाइलस। और हाइलस वो रीजन होता है जहां से आपके पास जो है वो ये रेनल आर्टरी, रेनल वेन और कॉर्टेक्स ये एंटर हो रही होती है। ठीक है जी। तो मैं अगर यहाँ बनाऊं, एक तो ये माउस ने मुझे हटा दिया था, ये मैंने किडनी बनाई आपके सामने, ये किडनी है जी, इसमें ये जो आपका नजर आ रहा है ना ये हिस्सा, ये वाला, ये हाइलेस है जी, यहाँ से रेनल आर्टरी, रेनल वेन और यूरिथर तीनों जा रही होती है। तो किडनी का वो रीजन जो कॉनकेव शेप का होता है उसको हम हाइलेस कहते हैं, अक्सर हम उसके लिए ये वर्ड भी यूज कर देते हैं, पेल्विस। ठीक है जी, पेल्विस भी कह देते हैं, हाइलेस भी कह देते हैं। ये किडनी का वो कॉनकेव रीजन है जिसके अंदर से आपकी किडनी के अंदर आर्टरी, वेन और यूरिथर बाहर आ रहा होगा, यहाँ से एंटर होती है, और कहीं से बाकी किसी जगह से आपको ये एंटर होती हुई नजर नहीं आ रही, सिर्फ हाइलेस में से एंटर हो रही है, यानी जो अंदर दबा हुआ हिस्सा है। उसके अलावा किडनी के ऊपर एक पतली सी ट्रांसपेरेंट सी कैप्सूल भी चढ़ी हुई होती है, यानी ये जो कॉर्टेक्स है इसके बाहर आपको ये नजर आ रहा है, ऐसे पतली सी ट्रांसपेरेंट सी कॉर्टेक्स भी चढ़ी हुई होती है, बिल्कुल एक पतली सी ट्रांसपेरेंट, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसको हम कहते हैं रेनल कैप्सूल। तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगी आपके पास किडनी का। आपको किडनी में क्या नजर आ रहा है, बिल्कुल पहले तो किडनी जो है वो एक कैप्सूल से पैक हुई भी है, फिर अंदर का जो हल्का हिस्सा है उसको आप कहते हो कॉर्टेक्स, फिर मजीद उसके अंदर जाओ तो मेड्यूला, मेड्यूला में तिकोन तिकोन से पैरामिड्स मौजूद हैं,
रेनल आर्टरी, वेन और कॉर्टेक्स है वो आपके किडनी में एंटर होती है जी थ्रू हाइलेस या पेल्विस, और अंदर आके वो मजीद डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ से ये हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया, लेकिन हमारी ये जो किडनीज है ये खास किस्म से सेल से बनी हुई होती है। ये जो किडनीज है ना, इनके इंटरनल सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। किडनी आर मेड ऑफ स्पेशलाइज सेल्स हैं, स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। हमारी किडनी नेफ्रॉन से बनी हुई है। किडनी के अंदर जितना भी है ना, यानी वो जो कॉर्टेक्स का रीजन है, मेडुला का रीजन है, इनमें ही आपको नेफ्रॉन्स मिलते हैं। जैसे आपकी खाल के सेल्स होते हैं उनको आप एपिथेलियल सेल कहते हो, आपके जो बोन्स के सेल्स होते हैं उनको आप कनेक्टिव सेल्स कहते हो, मसल्स के सेल्स को आप मस्कुलर सेल्स कहते हो। इसी तरह जो किडनी के सेल्स हैं वो नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। ये स्पेशलाइज सेल्स है, इनका स्ट्रक्चर मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में दिखाऊंगा, इसका वर्किंग आपको पढ़ाऊंगा। आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर आम सेल से डिफरेंट है। ये स्ट्रक्चर के एतबार से भी आपके बाकी बॉडी के तमाम सेल से डिफरेंट होते हैं और इनकी वर्किंग भी डिफरेंट है। सो दैट इज व्हाई इट इज स्पेशलाइज्ड सेल्स। आप यूं अंदाजा लगा ले, मिलियंस की तादाद में होती है एक एक किडनी में, लाखों, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आपको मिलेंगी एक एक किडनी के अंदर। और नेफ्रॉन्स वो मकाम होते हैं जहां पे फिल्ट्रेशन होती है। किडनी में फिल्ट्रेशन नहीं होती, किडनी के जो सेल्स हैं उनमें फिल्ट्रेशन होती है। किडनी तो बस अपने नेफ्रॉन्स में ब्लड ट्रांसफर करेगा। तो ये जो आपके किडनी में रेनल आर्टरी ब्लड लाई है, ब्लड यूरिन वाला, ये यूरिन वाला ब्लड आपके किडनी के एक एक सेल में जाएगा, यानी कि एक एक नेफ्रॉन में जाएगा। ठीक है जी। जो आपका रेनल आर्टरी ऊपर डायग्राम पे आते हैं, ये जो हमारी रेनल आर्टरी है ना, ये वाली रेनल आर्टरी, ये ब्लड ला रही है किडनी के अंदर जाके। किडनी फिल्टर नहीं करेगी, किडनी के ये तमाम सेल्स को दे देगी वो वाला ब्लड। तमाम सेल्स फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद हर सेल के पास क्या होगा, ब्लड और यूरिन। तो फिर तमाम सेल्स में से वो यूरिन जो है वो कलेक्ट होके इसमें आएगा, और इसमें यूरिथर में, और जो साफ ब्लड है वो रेनल वेन में जाएगा। सो फिल्ट्रेशन यूनिट जो है हमारे पास कौन से हो गए, किडनी नहीं है, किडनी के सेल्स हैं जिनको आप कहते हो नेफ्रॉन्स। सो नेफ्रॉन्स क्या है जी, हमारे पास फिल्ट्रेशन यूनिट्स है। किडनी के वो सेल्स हैं जो फिल्ट्रेशन करेंगे, नेफ्रॉन्स करते हैं फिल्ट्रेशन। अब नेफ्रॉन किस तरह का दिखता है, किस तरह काम करता है, ये इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आज की क्लास में हमने जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा कि हमारे पास जो मेजर हमारे पास जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, जिसको हम कलेक्टिवली यूरिन कह रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो आपके ब्लड में से यूरिन को सेपरेट करके इसको रिमूव करेगा। अभी हमने सिर्फ ये बात की कि हमारा ब्लड जो है वो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में कैसे आता है, कैसे निकल जाता है साफ ब्लड, और जो यूरिन कलेक्ट हुआ है वो बाहर कैसे निकल रहा है। यानी फिल्ट्रेशन की बात अभी हमने नहीं की, हमने सिर्फ यूरिन के रिमूवल की बात की है। किडनी का स्ट्रक्चर भी देख लिया हमने, और ये भी देख लिया कि किडनी में जो उसके सेल्स हैं दैट आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स फिल्टर करेंगे ब्लड। नेफ्रॉन के पास जो ब्लड आएगा ऐसे होगा जी, हर नेफ्रॉन है, ये एक नेफ्रॉन है सपोज करें। सो नेफ्रॉन्स के पास इनपुट क्या होगा जी, वो ब्लड जिसमें यूरिन होगा। ये ब्लड आपको पता है जी रेनल आर्टरी लाती है, उसकी ब्रांचेस हो जाती हैं, हर ब्रांच नेफ्रॉन तक जाएगी, एक हर नेफ्रॉन को ना एक ब्रांच जरूर मिलेगी, और वो ब्लड लाएगी जी कौन सा, यूरिन वाला। अब नेफ्रॉन जो है वो सेपरेट करेगा, एक तरफ से ये साफ ब्लड निकाल के जो है वो एक रेनल वेन की ब्रांच है उसको दे देगा, और यूरिन को जो है वो अलहदा कर देगा। सो किडनी नहीं करता फिल्टर, किडनी का सेल करता है, नेफ्रॉन करता है। अब नेफ्रॉन की वर्किंग इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।